हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। साथ ही आपको ये भी पता है, इसके साथ ही यहाँ पर फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज दोनों की यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट क्लियर कर दी गई है। फर्स्ट फेज के अंतर्गत जैसे कि आप सभी को पता है 3 आरआरसी का यहाँ पर एग्जाम होना था, उसके साथ ही यहाँ पर सेकंड फेज का भी पूरा डेट क्लियर कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम होना था और फर्स्ट फेज की बात करें तो 17 से 25 अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं। यहाँ पर सेकंड फेज का भी एग्जाम डेट पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर सेकंड फेज का जो एग्जाम डेट है वो 28 अगस्त से लेकर यहाँ पर 8 सितंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है। लेकिन साथ ही आरआरसी के द्वारा अब ये क्लियर किया गया है कि आरआरसी ग्रुप डी में अब नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन पहले भी होता था नॉर्मलाइजेशन, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसा होगा। पहले जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगता था उस फार्मूला के आधार पर अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो होगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। सो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरह से क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या होता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, बहुत सारे डाउट थे बच्चों के कि यहाँ पर क्या होता है सर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, इसमें किस आधार से जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और किस आधार पर यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आरआरसी के द्वारा बीते दिनों 12 अगस्त को यह नोटिस पब्लिश किया गया था। आप सभी को पता है, इस नोटिस में अमेंडमेंट के बारे में बात की गई थी, जो न्यू अमेंडमेंट हुआ था। और ये जो न्यू अमेंडमेंट है ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरयू गुवाहाटी जोन से मैंने एक नोटिस निकाला है। यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फॉर नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट आरआरबी शैल यूज परसेंटाइल इक्वालिटी। तो ये परसेंटाइल इक्वालेंस के लिए इस मेथड का यहाँ पर उपयोग किया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज who appear the examination. The marks obtained are transformed into scale ranging of 100 to 0 of the each examination. The appear shall not send the percentage of mark obtained. तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर के बारे में बात की गई है, मतलब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की है। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था वो बहुत ही क्रिटिकल फार्मूले के आधार पर होता था। आपको ही पता है, इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को शायद हम आम इंसान कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होगा यहाँ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि किस टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है। पहले बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता था कि सर नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है, ये हमें समझ नहीं आता। यहाँ पर किसी का स्कोर होता था तो 0 से डायरेक्ट 20 नंबर पर जाते थे। यहाँ पर किसी का स्कोर 80 है तो यहाँ पर 110 स्कोर कर जाता था। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसी समस्या होती थी और बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उनका यहाँ मार्क्स 100 अबव भी जाता था, बहुत सारे कैंडिडेट का जाता था। तो इस टाइप की यहाँ पर शिकायत देखने को मिलती थी। इसका सबसे आसान रास्ता निकाला आरआरसी ने, यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल किया है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 2 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होता है। मान के चलिए शिफ्ट 1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मान के चलते हैं एक शिफ्ट 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों शिफ्ट का एग्जाम आप देखिएगा। मान के चलिए यहाँ इस शिफ्ट के जो कैंडिडेट ये थोड़ा इजी की शिफ्ट था, मान के चलिए, और ये वाला जो शिफ्ट था ये हार्ड शिफ्ट था। ठीक है, यहाँ कैंडिडेट कैसे स्कोर करते हैं तो मान के चलिए एक कैंडिडेट जो स्कोर करता है वो मान के चलिए यहाँ पर 95 स्कोर करता है, फिर यहाँ पर 94 स्कोर करता है, फिर 92 स्कोर करता है, फिर 90 स्कोर करता है। इस टाइप के स्कोर होते हैं यहाँ पर बच्चों के। हार्ड शिफ्ट की बात करें, मान के चलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा स्कोर करता है उसका यहाँ पर कितना मार्क्स है, 75 मार्क्स है, फिर यहाँ पर 74 मार्क्स है, फिर मान के चलिए 72 मार्क्स है, अब यहाँ पर मान के चलिए 70 मार्क्स है। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर स्कोर देखने को मिल गए। अब देखिए यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कैंडिडेट है जो 95 मार्क्स लाया है, इजी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मान के चलेंगे जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा है। मान के चलिए सबसे ज्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट ही है जो 95 पे है, तो इसको 100% परसेंटाइल मान के चला जाएगा, बिल्कुल याद रखिए। इसके बाद वाले जो कैंडिडेट है मान के चलते हैं ये कैंडिडेट सेकंड पोजीशन वाला है। ऑब्वियसली बात है एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए 94 वाला सेकंड पोजीशन वाला है तो इसको माना जाएगा 99% परसेंटाइल।
ठीक है। इसके बाद वाला मान के चलिए थर्ड पोजीशन वाला है तो उसको 98 माना जाएगा, ऐसे नीचे क्रमशः जाता जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इजी शिफ्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए ये जो कैंडिडेट है हाईएस्ट स्कोर वाला है, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड था, तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो स्कोर है इसको माना जाएगा 100% परसेंटाइल। बिल्कुल याद रखिए, इसको भी 100% स्कोर माना जाएगा। सेकंड पोजीशन वाले कैंडिडेट जिसका मार्क्स यहाँ पर कम है, इसको यहाँ पर मान के चलिए ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इसी का है, तो बिल्कुल इसको माना जाएगा 99% परसेंटाइल। तो बिल्कुल इसी आधार पे यहाँ पर पूरा जो कैंडिडेट का है स्कोर है वो देखा जाएगा, और परसेंटाइल के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप रॉ स्कोर के आधार पर क्लेम नहीं यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए यहाँ पर टोटल कितने पोस्ट थे, 4 ही पोस्ट थे। मान के चलते मैं आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में कितने पोस्ट थे, 4 ही पोस्ट थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 शिफ्ट में मान लीजिए एग्जाम हुआ, और यहाँ पर एक कैंडिडेट का 95 मार्क्स था, फिर 94 मार्क्स था, यहाँ पर कैंडिडेट उठा लिए। अब सेकंड शिफ्ट में भी क्या हुआ, 75 वाले जो कैंडिडेट है इसका हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर था, लेकिन इसका परसेंटाइल कितना है, 100% है। 74 वालों का इसका परसेंटाइल 99% थे। तो सिर्फ इतने ही कैंडिडेट को यहाँ से पिक किया जाएगा। बिल्कुल ये 4 कैंडिडेट यहाँ से पिक किए जाएंगे, फिर यहाँ पर पूरा सीट फुलफिल हो गया ना, क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर मार्क्स अगर देखेंगे तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि सर यहाँ पर मेरा 90 मार्क्स था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर 75 वाले मार्क्स थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ये किसके आधार पर होगा, परसेंटाइल के आधार पर होगा। बिल्कुल याद रखिए, आपका परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, ना कि रॉ स्कोर। बिल्कुल आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये चीजें अगर पूरी तरह से क्लियर रहेंगी तभी आप परसेंटाइल को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आई होप सो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, पर कि परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेम चीजें सारी चीजों में देखने को मिलेगी। मान के चलिए यहाँ पर जो एग्जाम होता है, यहाँ पर टोटल मान के चलता हूँ 100 शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होता है, तो 100 के 100 शिफ्ट हैं, ये पूरे के पूरे शिफ्ट परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही पूरे तय किए जाएंगे मार्क्स। यहाँ पर कोई शिफ्ट हार्ड आता है, कोई शिफ्ट इजी आता है, तो उसके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट का रॉ स्कोर देखा जाएगा। बिल्कुल पहले वाला नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में क्या होता था, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे बच्चों के मार्क्स। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर 90 मार्क्स लाता है, ठीक है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन में पता चलता है 2 ही मार्क्स बढ़ रहा है 92। लेकिन यहाँ पर एक कैंडिडेट जो इससे कम मार्क्स लाया है, मान के चलिए वो 80 मार्क्स लाया है, लेकिन पता चलता है उसका नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर बढ़ के 102 हो गया। तो यार यहाँ पर एक तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था, क्योंकि पहले जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था इसको एक्सप्लेन करना संभव नहीं था। यहाँ पर आरआरसी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन का भी जवाब आया था, राघव मुजफ्फरपुर चेयरमैन, उन्होंने भी कहा था ये पूरा तरह से कैलकुलेटेड फार्मूला है, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, ये कंप्यूटराइज्ड फार्मूला है। तो यार यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ सारी चीजें समझ में आएंगी, आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का क्या है। चलिए फिर से नोटिस में चलते हैं और मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड वर्क पॉइंट देखिए, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट द अबव सेकंड इक्वल और बिलो are same lower cases particular percentile examination, therefore the topper highest marks of will get the percentile 100 marks of desired obtain the between the highest and lowest score converted to percentile। बिल्कुल मैंने आपको जो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की, बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई है। थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर examination instead of the raw score of the candidate shall be used for preparation of the merit list। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। बिल्कुल याद रखिए, मेन स्कोर होगा आपका जो रॉ स्कोर है उसको यहाँ पर देखकर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए द परसेंटाइल स्कोर कैंडिडेट अ पर्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड बिलो। तो यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका यहाँ पर पूरा फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर आप फार्मूला पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है, आप भी इसे यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल और लेस द कैंडिडेट, यहाँ पर वो डेटा रख दीजिएगा नीचे। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एक शिफ्ट में यहाँ पर अपीयर्ड हुए एग्जाम देने के लिए इनटू 100, ये दोनों डेटा आप यहाँ पर रख दीजिए, बिल्कुल आपका यहाँ पर परसेंटाइल निकल जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द रॉ स्कोर द कैंडिडेट ऑल शिफ्ट would be must and shall be called RRC score then used of complaint
result further processing of declaring the merit list allocation। यहाँ पर बात की रहे जिस भी आरआरसी का यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उस आरआरबी में जितने भी शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम होते हैं वो सारे शिफ्ट के एग्जाम यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे, मर्ज कर दिए जाएंगे और परसेंटाइल के आधार पर यहाँ पर बच्चों के जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा और परसेंटाइल जो फर्स्ट स्कोर निकलेगा उसी के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यही सारी बातें यहाँ पर कही गई है। 6 नंबर का पॉइंट देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल अवॉइडिंग द बंचिंग इफेक्ट रिड्यूस टाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो परसेंटाइल स्कोर है वो 5 डेसिमल तक कैलकुलेट किया जाएगा। 5 डेसिमल क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर आपका स्कोर आता है 78.0432 बिल्कुल यहाँ तक आपका जो परसेंटाइल है ये क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप तो यहाँ पर 5 डेसिमल आपको समझ में आ गया, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो बिल्कुल ऐसे ही आपके जो रॉ स्कोर है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। 7 नंबर का पॉइंट पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ 2 or more candidates securing same normalized percentile score, the their merit position shall be determined age criteria. Older person shall be placed higher merit in case of age being same, then alphabet order A to Z of the name shall be taken into account to break the tail। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर कुछ ऐसा केस आता है कि जो 2 कैंडिडेट हैं उनका जो स्कोर आता है टोटल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 78.04325, ये जो स्कोर है ये 2 कैंडिडेट के हो जाते हैं। फर्स्ट वाले कैंडिडेट का भी यही है, सेकंड वाले कैंडिडेट का भी यही है। तो इस कंडीशन में आपका देखा जाएगा एज क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एज क्राइटेरिया देखा हो जाएगा, मतलब कि जिसका एज ज्यादा है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि इनको दोबारा मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला। हो सकता है उनका यहाँ पर एज फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर क्रॉस कर जाए, उसके बाद ये फॉर्म ना भर पाए, तो इस कंडीशन में इनको मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा केस आ जाता है कि एज क्राइटेरिया तो ठीक है वो बड़ा है जो भी है, मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है एज क्राइटेरिया भी सेम है, मार्क्स भी सेम हो गया, ठीक है। एज क्राइटेरिया जैसे मान के चलिए यहाँ पर 27 साल का है, दूसरा कैंडिडेट भी 27 ईयर का हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्क्स भी सेम है, एज क्राइटेरिया सेम है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखा जाएगा आपका अल्फाबेट नेम में आपका नाम किसका पहला आता है, जो भी नाम का लेटर है वो पहले आता है, उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। मान के चलिए इस कैंडिडेट का जो अल्फाबेट है यहाँ पर ए में आता है, लेकिन सेकंड वाले कैंडिडेट का बी में आता है और दोनों का एज भी सेम है, तो यहाँ पर ए वाले कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान है आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें यहाँ पर आई होप सो समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी पढ़ लीजिए। थ्रू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द फार्मूला, अडॉप्ट डिफरेंस फार्मूला बेस्ड ऑन द टेक्निकल कंडीशन। तो यहाँ पर रेलवे के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि आने वाले समय में वो फार्मूले भी चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर फार्मूला बेस्ड ऑन द टेक्निकल कंसिडरेशन। तो यहाँ जो फार्मूला है वो टेक्निकल कंसिडरेशन के आधार पर यहाँ पर बेस्ड है, इसके बारे में यहाँ पर बात की है। नीचे लिखा हुआ है और अदर टर्म एंड कंडीशन CN01/2019 रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर जो और भी अदर कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन CN01/2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर अनचेंज है, मतलब कोई भी जो चेंजेस है ये 2019 में जो नोटिफिकेशन दिया था उसके आधार पर यहाँ पर कुछ भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। सो दोस्तों यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको सारी जानकारी अगर समझ में आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।